Hello, ninth class. Today we are going to do the respiratory system, your chapter 14th. ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है एंड इट डील्स विद द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है हमारे बॉडी की बड़ी इसेंशियल प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है। जैसे कि वैसे तो सारी प्रोसेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं चल सकती है ना। चल सकती है बट इट वोंट बी नॉर्मल, नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, आपकी रेस्पिरेशन है, ये अगर नहीं होंगी तो आपकी लाइफ चलेगी ही नहीं, है ना। नॉर्मल नहीं मतलब बंद हो जाएगी। तो कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनकी अफेक्ट होने से हमारी लाइफ की जो नॉर्मल पेस है वो अफेक्ट होती है, हमारी लाइफ नॉर्मली काम नहीं कर पाती है। और कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनकी की बंद होने से हमारी लाइफ बंद हो जाएगी, लाइफ विल कम टू अ फुल स्टॉप। तो वो जो प्रोसेस है उनको हम वाइटल प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है, विच आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर दी लाइफ टू गो ऑन। तो उसमें से एक है रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है हमारी। तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था लोअर क्लासेस में रेस्पिरेशन का क्या पढ़ा था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो ये पढ़ा था आप लोगों ने कि रेस्पिरेशन इज वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट CO2, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, है ना। अभी तक आपका जो रेस्पिरेशन की अंडरस्टैंडिंग थी वो वही यही थी। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कि रेस्पिरेशन एक्चुअली होती क्या है। रेस्पिरेशन जो आप बोल रहे हो वो मतलब अब तक जो पढ़ा था वो सिर्फ एक सुपरफिशियल डेफिनेशन थी, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें बहुत सारे हमारी बॉडी में रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिनको कि हम अलग अलग पढ़ेंगे। आपके नाइन्थ में तो नहीं है, दैट इज इन हायर क्लासेस। तो अभी जो हम बात करते हैं ना, जो अब तक हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि टेकिंग इन ऑफ एयर and giving out of air, taking in of air which contains lot of oxygen, and when we exhale air we give out air it contains lot of carbon dioxide, CO2 कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। तो ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। टेकिंग इन मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि हमने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरी रेस्पिरेशन नहीं है, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या है एक्चुअली कि आप सांस ले क्यों रहे हो, आपकी बॉडी में सांस का या ऑक्सीजन का, एयर जो आप ले रहे हो उसमें से ऑक्सीजन यूज अप होती है। तो ऑक्सीजन का यूज क्या है, तो ऑक्सीजन क्या होती है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के, ब्लड में जो कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिससे कि हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, उसके साथ कंबाइन करती है, एक कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके थ्रू, वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, हर सेल तक पहुंचती है, और हर सेल फिर उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक तो अपनी उसको, हर सेल को ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया आदि रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल, है ना। आपने सेल के जो चैप्टर है जो शुरू में आपने पढ़ा है, आपका चैप्टर 2 उसमें ये पढ़ा है आपने। तो हर सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होती है, वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। तो अब ऑक्सीजन जो है हर सेल के पास जाती है, सेल उसको अपनी लाइफ के लिए यूज करता है, प्लस उससे और भी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कि ये सब चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेट जो एम है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उसका भी यही एम है। जो खाना खाते हैं फूड स्टॉक ऑक्सीडाइज होता है ना, तो किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व है ना, सिंपल सा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसका मेन मतलब ये है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, हर सेल तक पहुंचती है, सेल उसको अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज करता है, मतलब सेल भी रेस्पायर करता है, उसके अलावा बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि ऑक्सीजन का यूज होता है। सो दैट इज हाउ ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, एंड देन CO2 इज गिवन आउट वाया द सेम चैनल, एंड इट इज ब्रीथ आउट ऑफ आवर नोज। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है। जो जो चीज़ें हैं हम वही करने वाले हैं। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि यू शुड हैव सम आइडिया, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी दैट वाज समथिंग एल्स। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट गोज ऑन नॉन स्टॉप थ्रू आउट लाइफ, जब तक हम जिंदा है वो चलेगी, बंद हो जाएगी तो विल बी नो मोर। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में, एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, और कितनी एनर्जी हमें मिलती है एक बार हम एक बार नहीं, हम एक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं ग्लूकोज का। तो
ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड टू रेस्पायर, कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो दे रखी है कि रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। हमारी जो भी लाइफ की प्रोसेस है, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, चल रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो या लेटे हो या सो रहे हो, तब भी आपकी एनर्जी स्पेंड होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है ना वो तो चल ही रही है ना, नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं वो तो चल ही रही हैं, जो वाइटल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, अब ये डेफिनेशन सॉरी इक्वेशन है रेस्पिरेशन की, जिसमें क्या है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, इट इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इट कंबाइंस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन and it gives out 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water in the form of water vapor, plus a lot of energy is released. So this is the whole process of respiration, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसके 5 पॉइंट बताए हैं आपकी बुक में, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है कि रेस्पिरेशन जो है, जो कि लिविंग सेल्स में होती है, वो एनर्जी रिलीज करती है, और उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होती है, सेलुलर लेवल पे होती है, इसलिए उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल रहे हैं। अब जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, इट डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप। जैसे आपने यहाँ पे ये सिंगल इक्वेशन देख ली कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, तो ये तो एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता, ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इनफैक्ट 2 साइकिल होती हैं, जो कि दीज स्टेप्स अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म में जो स्टेप्स होते हैं, जो साइकिल होती है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये हमारी ग्लाइकोलिटिक साइकिल होती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम है, ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। हर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है इसमें, है ना, कम है बहुत। अब जो दूसरी प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में, ज़्यादा थिक हो गया पेन, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब ने डिस्कवर की थी, साइंटिस्ट थे, इसीलिए उनके नाम पे हम इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट 38 ATP ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है CO2 में, glucose with the help of oxygen is oxidized to CO2 and water with a lot of energy, with the release of lot of energy। तो उसमें 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में, जो उसको कि हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि बहुत कम, सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा स्टेप है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि होता है क्रेब्स साइकिल में, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एसेंशियल है, उसके बिना वो नहीं हो सकती। उसमें हमें 38 ATP ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। अब आगे क्या है कि ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंजाइम। ये जो सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे, चाहे वो ग्लाइकोलिटिक साइकिल के हों या क्रेब साइकिल के हों, उसमें हर स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, वो रेस्पिरेटरी एंजाइम होगा, जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करे। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में नहीं रिलीज होती, वो ऐसा नहीं कि इट इज़ जस्ट हीट एंड गिवन आउट टू द एनवायरनमेंट, वो ATP की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सेल स्टोर करता है। ठीक है, ATP क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब सेल को चाहिए होती है एनर्जी, तो इसमें से ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है, रिलीज हो जाता है, और फिर ये बन जाता है ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर और एनर्जी चाहिए, एक और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है, उसकी एनर्जी यूज हो जाती है, और वो बन जाता है AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद हम ATP को करेंसी ऑफ
एनर्जी भी कहते हैं। एटीपी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए यूज़फुल है। ओके, ये कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज का मोल जो है ऑक्सीडेशन पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। अब ये हमारे जो 5 पॉइंट चल रहे थे उसमें ये है कि इसेंशियल स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर सेम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलिसिस और जो आपकी क्रेब्स साइकिल होती है, वो प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बेसिक स्टेप सेम है, कुछ डिफरेंस है, वो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, अभी ये पढ़ेंगे हम आगे जाके। ठीक है, अब एनर्जी हमें चाहिए क्यों, हमें इतना सारा काम क्यों करना है कि रेस्पिरेशन में इतने सारे स्टेप्स हैं, ये सब क्यों होना चाहिए हमारी बॉडी में? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। हमें अपने बॉडी में मसल्स बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं, या प्रोटीन से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने हैं, हमें बोलना है, हमें चलना है, हमें रहना है, सोना है, सोचना है, वी हैव टू थिंक, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हमारी इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एक सेल काम नहीं कर सकता है ना। सेल जब आप नॉर्मली वैसे सेल यूज़ करते हो, केमिकल वाले सेल यूज़ करते हो, तो सेल होता है तभी आपकी घड़ी चलती है ना, नहीं तो कैसे चलेगी? तो हमें भी सेल में एनर्जी होती है, स्टोर्ड होती है, तो हमें भी एनर्जी चाहिए तभी हमारे सेल काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, नए सेल्स बनते हैं, सेल डिवीजन होती है। और हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वी आर होम्योथर्मल्स, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। कि आसपास का टेम्परेचर अगर लो हो गया है तो हमारा टेम्परेचर लो नहीं होता है, वी रिमेन नॉर्मल, हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बिकॉज वी आर हेल्दी नॉर्मल होम्योथर्मल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब हमारा टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होता है, वी मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, दैट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड। ओके, नाउ एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। एनिमल्स को प्लांट्स से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? तो सबको पता होता है, छोटे बच्चे से पूछो वो भी बता सकता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक जगह स्टेबल होते हैं, एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी स्पेंड होती है। तो एनिमल्स नीड मोर एनर्जी बिकॉज दे हैव टू मूव फॉर ऑब्टेनिंग वर्क और रन अवे टू एस्केप एनर्जी, मीन्स दे डू मोर फिजिकल वर्क। And secondly, they have to chew their food and have to look after their eggs or young ones and so on, है ना। बच्चों की देखभाल में तो बहुत ही एनर्जी खर्च होती है। आपकी मम्मा भी आपको पूरे टाइम चलता रहता होगा, सबके घर में होता है ना, मम्मा इज ऑलवेज आफ्टर चिल्ड्रन, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और अभी तो चलो खैर, let us not discuss this point. So what we mean is that we need a lot of energy to do everything. तो एनिमल्स को ज़्यादा चाहिए, प्लांट्स को कम चाहिए। अच्छा, बर्ड्स और मैमल्स को और भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, होम्योथर्मल है। होम्योथर्मल है तो उनको अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो दे हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट टू कीप द बॉडी वार्म, इसलिए इन्हें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो दिस हीट कम्स थ्रू रेस्पिरेशन इन द सेल्स। ठीक है, और जितनी हीट चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए होती है हमें अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपके आसपास 4 डिग्री टेम्परेचर है, माइनस में होता है कई बार, जैसे कि अभी यूएस में -21 चल रहा था, अभी मैंने देखा था, माय ब्रदर इज देयर, तो वहाँ पे -21 था उनका टेम्परेचर। इतनी ठंड है, तो आपको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, तो बहुत एनर्जी स्पेंड होती है। ठीक है, और बाहर की हवा ठंडी है, तो इसीलिए हम लोग अपनी हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। लिवर सेल्स जो हैं वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और मसल सेल्स भी हमारे हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ शिवरिंग एंड चैटरिंग ऑफ टीथ वाला कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें बहुत ठंड लगती है तो हम शिवरिंग शुरू हो जाती है, मीन्स मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, चैटरिंग ऑफ टीथ होती है, इन सब से भी हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। अच्छा, हमारी बॉडी में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सब कहाँ से आती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 एंड इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ये आपने पढ़ा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, और कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि हमें रेस्पिरेटरी साइकिल में एंटर कर जाए हमारी और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, तो हमें ग्लूकोज ही चाहिए। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, तो अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी प्रोटीन और फैट को यूज़ करेगी और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। देखो, कोई बहुत हेल्दी बंदा हो, कैसा भी हो, अगर उसको कुछ दिनों तक खाना नहीं दो
तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका शरीर जो है मतलब वो वीक होना शुरू हो जाता है ना, पतला होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या मतलब है इसका, उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी थी, जो स्टोर्ड उसकी फैट थी, जो प्रोटीन थी, मसल्स थी, वो भी डिग्रेड होती रहती है, डिजोल्व होती रहती है, ताकि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो सके रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हमें वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ग्लूकोज के बिना हम नहीं काम कर सकते, हमारी कोई भी काम नहीं हो सकता, रेस्पायर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि अगर ये नहीं मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए, हमें ग्लूकोज नहीं होगा, तो हमारी जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड प्रोटीन है, जिसको वो ब्रेक डाउन होंगे और फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ग्लूकोज देंगे। तो इसको जो मसल्स का ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं एट्रोफी ऑफ मसल्स, ATROPHY, एट्रोफी ऑफ मसल्स, ठीक है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कि फ्लैश ईटर हैं, उनकी डाइट जो है वो मेनली प्रोटीन है, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनके लिवर में डीएमिनेशन होता है, मतलब प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो नाइट्रोजनस पार्ट है प्रोटीन का, इट इज एक्सक्रीटेड एज यूरिया, तो फिर इनको ग्लूकोज मिल जाता है। ओके, नाउ दिस इज अ प्रोग्रेस चेक, जिसमें कि आपसे पूछा है कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन, ये आपकी जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दे रखी है वही पूरी है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग डैश बाय ब्रेकिंग डाउन डैश फॉर कैरिंग आउट डैश प्रोसेसेस। तो ये क्या होगा, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, क्या होता है रेस्पिरेशन से, एनर्जी रिलीज होती है बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का C6H12O6 एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, एंड फॉर कैरिंग आउट कौन सी प्रोसेसेस, आपकी लाइफ प्रोसेसेस, या लाइफ प्रोसेसेस भी लिखे, डेली लाइफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव डेफिनेशन। वो केमिकल इक्वेशन आपकी दे रखी है ना, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन, एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होती है। तो यहाँ पे देखो कि क्या पूछ रहे हैं कि एनर्जी लिबरेट किस फॉर्म में होती है, तो एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट, ठीक है। वैसे देखो इसमें दो चीज है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है। एनर्जी जो रिलीज हुई उसमें से कुछ एनर्जी जो है हीट की तरह रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और कुछ एनर्जी जो है हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एनर्जी लिबरेट किस फॉर्म में होती है, तो लिबरेट किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में लिबरेट नहीं होती, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो क्वेश्चन का ध्यान देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना कि मैम ने तो बोला था कि एटीपी बनता है तो हमने एटीपी लिख दिया, नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिबरेट किस फॉर्म में होती है, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स। आपकी जो सिलेबस है 9th 10th का बहुत अच्छा सिलेबस है, थोड़ा सा वाइड है, लेकिन इतना अच्छा सिलेबस है ना ये बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कि टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है, बच्चे को भी मजा आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है। डिटेल में क्या होता है ना कि व्हेन यू मूव ऑन टू 11th क्लास, जो बच्चे साइंस लेते हैं उनके लिए इतना ईजी हो जाता है, क्योंकि आप लोग पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, आपको बहुत आसान हो जाता है। और ये वाले जो हमारे ICSE के स्टूडेंट्स हैं ना, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर ले, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेटा इन चीज़ों को ना यू शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय योर टीचर्स। आपको कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है, हम डिटेल बता रहे हैं, तो उसका मतलब कोई मतलब है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड एंड वी ओनली स्ट्रेस ऑन दोज पॉइंट्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर यू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं ना, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करते हो ना, तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें लगता है कि हम तो सही करके आए, लेकिन वो एग्जैक्ट इन रियलिटी वो गलत होता है। वो गलत क्यों होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर जाते हो। ओके ओके, नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज विच नीड एनर्जी। तो दो एक्टिविटीज कोई भी आप लिख सकते हो, है ना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन की, दो तरह की रेस्पिरेशन कौन सी होती है। तो क्या है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको शायद पढ़ी होगी आपने कि एरोबिक क्या है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब एयर की प्रेजेंस में होती है। और एनारोबिक मतलब जो कि एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारी, हम जो रेस्पायर करते हैं नॉर्मली एरोबिक होती है, ह्यूमन बींग्स की बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमें हवा चाहिए, हवा में से हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा इन द सेंस हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मिक्स हवा ही चाहिए होती है। प्योर ऑक्सीजन जो आपको हॉस्पिटल्स में भी जो दी जाती है ना ऑक्सीजन, वो भी प्योर नहीं होती है।
तो परसेंटेज होती है कुछ। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में हम एयर ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो एयर ही ब्रीद आउट कर रहे हैं। एनारोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत रेयर चीज़ों में होती है, वो आपको मैं पहले बता देती हूँ। जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि टेप वर्म होते हैं ना, इन्फेक्शन जो होता है आपके पेट, जैसे कहते हैं कि पेट में कीड़े, तो इंटेस्टाइन में टेप वर्म जो होते हैं वो हुक से फिक्स कर लेते हैं अपने आप को, उनके सकस होते हैं उनके हेड पे, वो फिट कर लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन में अपने आप को, और वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, खाना खाते जाते हैं आपका और एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं इंटेस्टाइन में। दूसरी हमारी बॉडी में हम जो ह्यूमन बींग्स खुद करते हैं अपने लिए, वो है हमारी मसल्स। जो हमारी स्केलेटल मसल्स है ना, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, उनमें कई बार टेम्परेली एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। वो कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस फिजिकल वर्क कर रहे हो, जब बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप जब बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, समझना इस बात को, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। मसल जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उन्हें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो काम कर रही है, मस्कुलर सेल्स काम कर रहे हैं हमारे, तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। तो इसीलिए हम हाफ जाते हैं, हम बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं ना, जब दौड़ते हैं, जब कोई ऐसा हैवी काम करते हैं, तो हम हाफ जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए। लेकिन एक लिमिट आती है कि जब हम मस्कुलर वर्क जो है हमारा, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय मसल्स, जो रेट, जिस रेट से मसल्स हमारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, वो रेट एक्सीड कर जाता है हमारे रेस्पिरेटरी रेट से। मतलब जिस रेट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा रेट से हमारी मसल्स काम करती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ अप कर लेती हैं। तो क्या होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और उस डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हमारी मसल्स अंडरगो एट्रोफी, या फिर वो आपने सबने ये फील किया होगा जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बाइटा आ जाता है, या हमारी जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाती हैं, दे स्टॉप वर्किंग, वी आर एक्सक्यूज मी, एक ही पोजीशन में वो रुक जाती हैं, वो मूव नहीं कर पाती है ना। तो वो जो चीज़ है वो कब होती है, जबकि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई है, तो वो क्या करती हैं, उस स्टेज में क्या करती हैं, वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देती हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करती हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो करती हैं मसल्स, आपके आगे दे रखा है ये, तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन की जगह वजह से एक नया केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। नॉर्मली क्या था कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा था और CO2 और वाटर वेपर बन रहा था। अब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है कि लैक्टिक एसिड ना हमारी मसल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें इकट्ठा होता जाता है, कंज्यूम तो हो नहीं सकता, इतना फास्ट वो बन रहा है, उतनी कंज्यूम नहीं होता है, उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो वहाँ मसल्स के बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो मसल्स के बीच में इकट्ठा होता है, तो हमारी मसल्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड देन वी हैव दैट फीलिंग कि मसल्स हमारी बिल्कुल टिंगलिंग हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं और मूव करना बंद कर देती। सो दैट इज अ स्टेट ऑफ फटीग ऑफ मसल्स, है ना, मसल्स थक जाती है। तो उसको रिलीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, मसल्स को फ्लेक्स करना पड़ता है। वो सब हम मसल्स को ऐसे करते हैं ना, जैसे इधर आ जाएगा तो आई वुड डू दिस दिस दिस, ताकि मेरी मसल्स जो है ना वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स क्या होने का मतलब क्या है कि वो जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ है ना, वो डिसिपेट हो जाए, वो फैल जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो थोड़ी टाइम लगता है उसमें। तो वो हम कहते हैं कि स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में कि ड्यूरिंग कंटिन्यूअस फिजिकल एक्सरसाइज एज एन फास्ट रनिंग, वॉकिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, स्विमिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा, आवर मसल्स वर्क टू फास्ट एंड दे डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा अगर आप वो वॉच करते हो लॉन टेनिस अगर वॉच करते हो तो वहाँ पे काफ़ी होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेनुअस गेम है, हाईली मस्कुलर गेम है, उसमें बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है। तो वहाँ पे जो प्लेयर्स है ना, दे कीप ऑन ईटिंग बनाना खाते हैं बीच बीच में, और एक शेक होता है उनकी जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का शेक होता है, वो दे कीप ऑन टेकिंग इट, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनको ना पोटेशियम और सोडियम जो आयंस हैं, जो उनकी मस्कुलर हेल्थ के लिए, मस्कुलर नर्व जो नर्वस हेल्थ है, मतलब मस्कुलर और नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, अगर वो सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसमें गैप ना आए, वो बनाना खाते रहते हैं और वो शेक पीते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उससे उनका ना बैलेंस सही रहता है।
तो ये सब नहीं होता, नहीं तो पता चला आप एक शॉट लेने जा रहे हो, आपकी मसल जो है वो पुल हो गई, स्ट्रेन आ गया मसल में, तो आप तो वहीं गिर जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव। ऐसी जो फास्ट रनर है जिनको 100 मीटर की रन करनी है, स्प्रिंट करनी है, तो अगर उनके बीच में मसल पुल होगी तो उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्लेयर्स हैं दे कीप ऑन टेकिंग सच इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं जिससे कि उनकी मेंटेनेंस रहे, मसल्स जो हैं वो टायर ना हो। तो मसल्स जो हैं इस सिचुएशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करती हैं, तो इससे क्या होता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है, इट गिव्स द फीलिंग ऑफ फटीग, और इस कंडीशन को हम ऑक्सीजन डेट भी कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। जब आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो, उसको रेस्ट देते हो मसल को, तो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड दैट डेट इज क्लियर प्रोड्यूसिंग CO2 इन द प्रोसेस। तो इससे हमारी जो मसल्स हैं वो नॉर्मल हो जाती है। अब केमिकल स्टेप्स दे रखे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स की सेम है, एनरोबिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेम है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, और यहाँ पे दे रखा है 686 किलो कैलोरी पर मोल। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आधी एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट होती है और आधी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे दे रखा है। फिर इन्होंने फाइनल इक्वेशन कि 38 ATP बनने के बाद 420 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो इट इज डिसिपेटेड एज हीट, सिर्फ 266 जो है वो ATP में कन्वर्ट होती है, 266 किलो कैलोरी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में हमारी स्केलेटल मसल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। व्हेन ये तब होती है व्हेन दे हैव टू वर्क वेरी फास्ट विद इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड प्लस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, सिर्फ 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक में 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे थे और हीट एनर्जी। तो ये हो गया आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में। प्लांट्स में जो होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि प्लांट्स में लैक्टिक एसिड की जगह क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है स्लो होती है, ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा होता है ना, इट हैज़ अ वेरी टॉक्सिक इफेक्ट, ये हमारी मसल्स को पुल कर देता है, स्ट्रेन में ले आता है मसल्स को, इसलिए फटीग की फीलिंग आती है, तो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती है। CO2 इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है, टोटल एनर्जी रिलीज इज मच लेस एज कम्पेयर टू एरोबिक। हमने देखा यहाँ सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक में 38 ATP प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है सेलुलर, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स के सेम स्टेप्स हैं एरोबिक में, लेकिन एनारोबिक में डिफरेंस है। एनारोबिक में क्या डिफरेंस है प्लांट्स में, कि प्लांट्स में ना ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होते हैं, और एनिमल्स में सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर इधर क्या होता है, प्लांट्स में हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पे तो बहुत कम, सिर्फ 2 ATP ही रिलीज हो रहे हैं, ऑलराइट। देन CO2 रिलीज्ड कॉजेज फोमिंग। एरोबिक रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन सॉरी, तो फोमिंग प्रोड्यूस होती है। आप देखो कोई सीड्स हैं, उनको आप ढक के अगर रख दो, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करो, जैसे हम छोले भिगोते हैं मम्मी, या कोई और चीज़ भिगोती है, ऐसे ही ना राजमा छोले मम्मी भिगोती है ना, तो आप क्या करो, चने भिगोती हैं, तो उनको ना जैसे ओवरनाइट आपने भिगो के रखा, उसके बाद क्या करती है मम्मी, उसका पानी चेंज करती है ना, या तो यूज़ कर लेती है उसको, या उसको नहीं यूज़ करती तो पानी चेंज करती, नहीं तो पानी में स्मेल आ जाती। आप क्या करो कि उसको ना पानी को ढके ढके 2-3 दिन रखे रहने दो, ज़्यादा मत एक्सपेरिमेंट करना, कटोरी में थोड़े से लेना, ज़्यादा मत करना, नहीं तो वो सारे खराब हो जाएंगे, मम्मी पिटाई करेंगी। तो आप एक कटोरी में थोड़ी सी चने या छोले या राजमा कुछ भी ले लो, छोटी कटोरी में, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको सोक करके रख दो, 1 रात के लिए रख दो। अभी तो मौसम ठीक है, अभी 1-2-3 दिन लगेंगे, 1 रात के लिए रख दो, 2 रात के लिए रख दो, 3 रात के लिए रख दो। 3 दिन के बाद आप देखो उसमें पानी मत डालना, उसको खोलना भी नहीं, पानी भी नहीं डालना, रख के रखना है। तो आप देखोगे कि उसमें ना ऐसे फोम्स क्रिएट हो जाएंगे, बबल्स, और स्मेल आने लगेगी। तो वो क्या है कि CO2 प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, अब एनारोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं वो जो सीड्स हैं, तो CO2 फोमिंग कॉज करती है। अच्छा, यहाँ पे CO2 रिलीज ही नहीं होती तो फोमिंग भी नहीं होती, CO2 रिलीज होगी तभी तो फोमिंग होगी, तो CO2 भी रिलीज नहीं हो रही, फोमिंग भी नहीं हो रही। ओके, अब पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, और ये मेरे ख्याल से हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ना इसके ये चैप्टर का मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो लेट अस स्टॉप हियर, ओके।
तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग इसको देखो, पढ़ो और समझो, एंड प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। ओके, चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर टिल देन।